वेलकम टू सीए फाउंडेशन मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्विंग सेशंस। आज अपन सॉल्व करने वाले MTP4 जिसके अंदर मैं कवर करूंगा ऑलमोस्ट 74 क्वेश्चंस, जिसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स, पूरा एलआर एंड मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इफ वी स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 29. The difference between compound and simple interest at 5% per annum for 4 years on 20,000 is. तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 एंड कंपाउंड का A इज इक्वल टू P इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आर इज टू एन। और अगर मैं इस फॉर्मूले में डालता हूँ 20,000 फॉर 4 इयर्स एट 5%, तो आता है 4,000 सिंपल इंटरेस्ट। वही कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000 इंटू द ब्रैकेट 1.05 इज टू 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑन योर कैलकुलेटर 1.05 इंटू इक्वल टू बटन 3 टाइम्स इंटू 20,000, तो 24,310 मिलेगा। पर ये अमाउंट है, अपने को इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है, तो इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आएगा 4,310। तो 4,000 एंड 4,310 में फर्क कितना है? 310 का, तो डिफरेंस इज 310, डी ऑप्शन। इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम ऑफ मनी डबल्स एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट से मुझे पैसे डबल करने हैं 5% से, तो कैसे करना चाहिए? तो बच्चा लोग देखो, तो सबसे पहले तो इसको किस तरीके से करना, 1.05 इंटू इक्वल टू बटन दबाते जाओ, जब तक तुमको 2 नहीं मिलता क्या करना है अपने को? डबल। तो 2 आना चाहिए तुम्हारे कैलसी पे, करते जाओ। तो मैं जब 13 टाइम्स प्रेस करता हूँ, 13 टाइम्स मतलब 14 ईयर्स, तो मुझे ऑलमोस्ट डबल के आसपास दिखता है। नाउ द क्वेश्चन इज 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, तो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट। तो अगर 14 ईयर्स 2 मंथ्स, 14 ईयर 2 मंथ्स मतलब 14.166 ईयर्स एंड 14 ईयर 3 मंथ्स मतलब 14.25 ईयर्स, तो मुझे क्या करना है? डबल करना है ना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू द ब्रैकेट 1 प्लस आर टू एन। अब एन एक बार 14.166 रखो और एक बार 14.25 रखो, दोनों से क्या आ रहा है देखो, एक से आ रहा है 199.6 और एक से आ रहा है 200.4। तो अब ये सर रेस टू 14.166 कैसे निकालना? तो सेम एज जैसे तुम लोग रूट निकालते थे वैसा ही पावर। तो क्या करना चाहिए तुमने? 1.05 रूट बटन 12 टाइम्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 14.166 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। तो इससे तुमको क्या मिलेगा? इससे डायरेक्टली तुमको ये फैक्टर मिलेगा, इंटू 100 करो, ये 199.6। तो एक बार 14.166 रखो और एक बार 14.25 रखो। तो एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डबल बोला है ना, तो ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। 199.6 है, ये 200.4 है। सो इंस्टीट्यूट ने 14 ईयर्स 2 मंथ्स बोला है, एक्चुअली इट शुड हैव बीन 14 ईयर्स 3 मंथ्स, बट ठीक है, बहुत क्लोज कॉल है। एक्चुअली ये 0.63 समथिंग आता है, ये 0.041 समथिंग आता है, तो ये नियरेस्ट है 200 के नियरेस्ट। दोनों में से 200 के नियर कौन सा है? ये ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन उन्होंने दिया है। बट मेरे ख्याल से जब डबल बोले तो पैसा डबल होना चाहिए, 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए। तो 3 मंथ्स, पर ठीक है, पीछे वाला आंसर को 2 मिनट का पकड़ के चलते। A machine worth 4,97,40 is depreciated at 15% of its opening value each year. When would be its value reduced by 90%? Reduced by 90% मतलब 90 से कम हो गई, मतलब 10% पे आ गए। तो 4,90,740 का डायरेक्ट 10%, तो 4,90,740 का डायरेक्ट 10% आता 4904, हाँ 49074, 49074। तो अब ये 49074, ये जो नंबर आया, अब ये कैसे आना? तो क्या करेंगे अपन कैलकुलेटर पे? तो कैलकुलेटर पे अगर करने का है तो अपना फॉर्मूला पता है, WDV इज इक्वल टू असेट वैल्यू इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट रेज टू n। एक तो उससे करो, या फिर बेसिक कैलसी तुमने मैथ्स अकाउंट्स में भी किया रहेगा उसी तरीके से। 4,97,40 इसके ऊपर तुमको 15% से 85% से मल्टीप्लाई करो, 85 से करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक 49,000 नहीं दिखता। तो 49,000 मुझे
14वें साल पे दिख रहा है 50,000 और 15वें साल दिख रहा है 42,000, मतलब आंसर 14 और 15 के बीच में है। 14 और 15 के बीच में एक ही ऑप्शन है डी, इसलिए डी को टिक कर दो। ठीक है, तो अदरवाइज तुम कैलसी पे कैसा करेंगे, वो अपना फॉर्मूला यूज करके। तो असेट वैल्यू है 4,97,40 इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट 15, तो 0.85 भी ले सकते हो। 0.85 इंटू इक्वल टू बटन दबाते जाओ जब तक 0.1 कैलसी पे नहीं आता। तो 0.1 कैलसी पे 14वें साल से 15वें साल के बीच में आता है, इसलिए डी ऑप्शन। Assuming that discount rate is 7% per annum, how much would you pay to receive 50 growing at 5% annually forever? तुम्हारा इंटरेस्ट रेट 7% है, ग्रोथ रेट 5% है, 50 तुमको परपेचुइटी चाहिए फॉर एवर के लिए, तो कितने पैसे? तो क्या है फॉर्मूला? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आई माइनस जी। ए डिवाइडेड बाय आई माइनस जी, ए इज 50, आई इज 7%, जी इज 5%। तो अगर मैं जाता हूं ए डिवाइड बाय आई माइनस जी, एन्युटी परपेचुइटी ग्रोइंग, तो 50 रुपए चाहिए, 7% माइनस 5%, तो आंसर आएगा 2,500, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगेन एंड अगेन मैं बहुत बार बच्चों को बोलते आया हूं कि मेन एग्जाम में भी ऐसा होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला या फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, कोई भी विवर उठा लो, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला क्या है? ए इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 बाय आई, सीधा सीधा ए ऑप्शन। 34, nominal rate of interest is 9.9% per annum. If the interest is compounded monthly, what will be the effective rate of interest? तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड बाय, अभी मंथली है तो डिवाइडेड बाय 12 और यन को इंटू 12। इसमें अजम्पशन करते हैं अपन कि प्रेजेंट वैल्यू इज 100, इंटरेस्ट रेट तो दिया वाला है और यन इज इक्वल टू 1। तो चलो शुरू करते हैं। तो 9.9%, तो 0.099 डिवाइडेड बाय 12, ईयर को 1 अजम्पशन करते इसलिए इंटू 12 और प्रेजेंट वैल्यू 100 अजम्पशन करो। तो 100 इंटू द ब्रैकेट 1.00825 अगर इसको सॉल्व करो, इसको कैसे करेंगे? 1.00825 इंटू इक्वल टू बटन 11 बार इंटू 100, तो आएगा 110.36, इसमें से 100 माइनस करो 10.36, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन ए। A machine worth 4,97,40 is depreciated at 15% on its opening value each year when the value is reduced to 2 lakh। 2 लाख वैल्यू कब होगी? ये क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम था अपना जो अपन ने एक्सेल में किया था। तो अपने को 2 लाख वैल्यू चाहिए, तो चेक करो 4,97,40 एक बार डिप्रिशिएट करें इंटू 0.85, तो 4,17,129। ऐसा देखते जाओ 2 लाख कब आ रहा है? तो 5 और 6 साल के बीच में आ रहा है, तो आंसर 5 और 6 ईयर के बीच में एक ही है, डी ऑप्शन। A sinking fund is created redeeming debenture worth 5 lakh at the end of 25 years. How much provision need to be made out of profit each year providing sinking fund investment can earn 4% per annum? अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों को ये क्वेश्चन पढ़ के ये पहले नहीं समझता कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है, बट कौन सा फॉर्मूला लगाना, सिंपल, कंपाउंड, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। तो लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट डाउन। ईच ईयर, ईच ईयर बोलने की वजह से क्या हो गया? एन्युटी। नेक्स्ट, अभी प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू, रिडीमिंग डिबेंचर वर्थ एट द एंड ऑफ 25 इयर्स, 25 साल के बाद, मतलब फ्यूचर में, तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा। तो व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू एन्युटी? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो एन्युटी इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना? 4% फॉर 25 इयर्स। 4% फॉर 25 इयर्स कैसे निकालते हैं? 1.04 इंटू इक्वल टू बटन 24 टाइम्स -1 divided by 0.04 equal to is your future value factor। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आ गया 41.64, तो 5 लाख इंटू एन्युटी, तो ये आ गया 12,006, तो 12,006 ए, मतलब 12,006 हर साल प्रॉफिट में से तुम बाजू में रखो, 4% से ग्रो करो, तो 25 साल के तुम्हारे पास 5 लाख रुपए जमा हो जाए। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है मैं अगर सपोज हर साल 12% कमा रहा हूं पर इन्फ्लेशन 9% बढ़ रहा है, तो इफेक्टिवली मैं 3% ही कमा रहा हूं, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे 9% से, इनकम बढ़ रही 12, तो नेट मेरा इनकम है 3%। तो
12 इज नॉमिनल, इन्फ्लेशन इज 9, रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 3। तो मुझे नॉमिनल पूछा है, तो नॉमिनल इज रियल प्लस इन्फ्लेशन। रियल रेट मैंने 3 कमाया, इन्फ्लेशन था 9, 9 प्लस 3 12 इज अ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये बच्चों ने याद रखना चाहिए, बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये टिक करके रखो। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन एक्सेप्ट द प्रपोजल। व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? ये मॉडल जिसने पढ़ा उसको पता होगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है इनफ्लो और आउटफ्लो का नेट। अगर मैं किसी चीज में खर्चा करता हूं और उससे कितनी इनकम हो रही है, खर्चे को आउटफ्लो बोलते हैं और इनकम को इनफ्लो बोलेंगे। आउटफ्लो और इनफ्लो को इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट करने के बाद जो बचता है उसको एनपीवी ऐसा बोलते हैं। एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर मेरे खर्चे जाके पैसे बच रहे हैं, मतलब खर्चे जाके पैसे आ रहे हैं और वो एक्स्ट्रा है, तो अच्छी बात बुरी बात? अच्छी। एक्सेप्ट द प्रपोजल। ये मॉडल में जाओ, डिटेल में और समझ में आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन स्टार मार्क करके रखो। A sum of money double itself at a compound interest in a 10 years. In how many years it will become 8 times? तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस आएंगे, तो कैसे करना है? तुमको डबल करना है। कितने साल में? 10 इयर्स में। तो 2 का 10th रूट निकालो। 2 का 10th रूट, 2 का 10th रूट आता 1.07177, तो 1.07177 ये आया। अब इसको क्या करना है? 8 टाइम्स। तो इसके रेस टू में n रखो, तो इसके रेस टू में क्या रखूं कि 8 आना चाहिए? तो इसको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा तुमको बच्चा लोग। 10 रख के, 30 रख के, 40 रख के। तो अगर मैं 30 रखता हूं, 1.07117177 इनटू इक्वल टू बटन 29 टाइम्स प्रेस करो, तो मतलब वो 30 टाइम्स हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर पे 8 आया मतलब 8 टाइम्स हो चुका है। दैट इज बी ऑप्शन। पहले 2 का 10th रूट निकालो, फिर इनटू और इक्वल टू बटन दबाते जाओ जब तक 8 नहीं आता, तो आंसर मिल जाएगा। तो आंसर बी ऑप्शन। The time in which a sum of money will be double at 6% compound interest, compounded interest compounded annually approximately। तो डबल करना है 6% से, तो डबल करना है 6% से, तो अगेन 1.06, 1.06 रेस टू क्या करूं तो 2 आएगा। तो 1.06 इनटू इक्वल टू बटन दबाते जाओ जब तक 2 नहीं दिखता, तो इक्वल टू बटन 11 बार दबाने के बाद दिख जाएगा, मतलब n इज 12। 18, 24, 21, 27, क्वेश्चन मार्क 30, 27। ओके बच्चा लोग, इतने क्वेश्चन पेपर अपन ने देखे, बट ये MTP4 मेरे लिए बहुत खास है। एक, इन्होंने ना वेटेज परफेक्टली मेंटेन किया है। यहाँ पे 40 मार्क मैथ्स के रहते, बराबर 40 पहले मैथ्स के क्वेश्चंस, फिर 41 to 60 उन्होंने LR रखा है, 61 to 100 उन्होंने स्टैटिस्टिक्स रखा है। और ये क्वेश्चन, ये जो MTP है ना बहुत मुश्किल है ना बहुत इजी है, एप्ट है। आई गेस दिस इज द परफेक्ट एग्जाम लेवल। बच्चों को जब भी डिमोरलाइज हो जाए या टेंशन आ जाए, तो ये MTP4 100% तुमने सॉल्व करना चाहिए, तो तुमको एक एग्जाम ओरिएंटेशन का आएगा। हाँ बट एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा गलती से भी कि पहले मैथ्स फिर LR फिर स्टार्ट, पूरा मिक्स रहेगा, बट इसने वेटेज थोड़ा सा मेंटेन किया। 18, 24, 21, 27, 30, 27, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो सबसे पहले जब भी ऐसे सीरीज हो, पहले गैप निकालो। तो गैप निकालने के बाद क्या समझा? 18 से 24 30 है, 21 टू 27, सॉरी 18 से 24 6 का गैप, 21 टू 27 6 का गैप, 30 टू 20, हाँ तो अभी यहां से यहां का गैप 6 आना चाहिए, यहां से यहां का गैप 6 आना चाहिए। देखो 24 से 21 -3, 27 से -3 करेंगे तो 24, और 24 से 30 का गैप 6 है, मतलब मैच हो गया। मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? 24। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए 24। तो बेसिकली गैप है 6 प्लस 6 -3 प्लस 6 -3 प्लस 6 -3। तो ये प्लस 6 27 -3 24 प्लस 6 30 -3 27। 5 7 11 क्वेश्चन मार्क 35 67। तो 5 7 11, तो बेसिकली ये पूरे प्राइम नंबर्स की सीरीज है। तो 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो एक्चुअली नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 आता है। तो 13 लिखना चाहिए, पर ऑप्शन के हिसाब से मैं अगर ऑप्शंस देखने जाऊं तो प्राइम नंबर मुझे 19 दिख रहा है, तो मैंने वो 19 लिख लिया। ओके, if garden is coded as this, water is coded as this, how can we code the word warden in a same way?
तो एकदम सिंपल सा फंडा है, जब भी ऐसे कुछ हो तो देखो ए का नंबर 1 आना चाहिए लॉजिकली अल्फाबेटिकली, तो 2 दिख रहा है, और जी ए बी सी डी ई एफ जी 7 की जगह 3 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, एक रैंडमली नंबर अलोकेट किया, जैसा ए को 2, वाटर के ए को यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे वार्डन के ए को 2, मतलब सेकंड नंबर 2 चाहिए, कौन से ऑप्शन में सेकंड नंबर 2 है, ए ही ऑप्शन में, डायरेक्ट ये ऑप्शन टिक कर दो, मतलब इसके पीछे नंबरिंग के लिए कोई लॉजिक नहीं है, क्वेश्चन ने खुद हर एक लेटर को एक नंबर अलोकेट किया है, तो कौन से नंबर को कौन सा अलोकेट किया, ए को नंबर 2 अलोकेट किया, तो देखो गार्डन वार्डन के अंदर ए को 2 नंबर ए ऑप्शन में दिखता है, तो ए अपन ने टिक कर दिया। इफ f is equal to 6, mat is equal to 34, then how much is the car? तो एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है बच्चा लोग, ए बी सी डी ई एफ, तो 6 नंबर पे एफ है, तो मैट जितने भी नंबर्स है उनका टोटल 34 आता है, तो कार के केस में अगर कार का सी का नंबर आता है 3, ए का नंबर आता है 1 और आर का आता है 18, तो इसका टोटल आता है 22, तो 22 को टिक करो बी ऑप्शन। फाइंड नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 4 9 16 25 36 49, तो ये बेसिकली क्या है, सभी स्क्वायर्स है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64, तो सबके स्क्वायर्स है, या फिर सीधी सीधी बात गैप देखो 5 7 9 11 13 15, अगला गैप 15 आएगा, तो या स्क्वायर्स का सीरीज पकड़ लो या गैप पकड़ लो, दोनों से भी आंसर मिल जाएगा 64। फाइंड ऑड मैन आउट ऑफ द सीरीज, अभी इसमें से ऑड मैन आउट निकालना है, ठीक है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 15 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, 196 स्क्वायर है, 225 भी स्क्वायर है, 72 सिर्फ स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ 72 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। Raju starts from a point A and walks 11 kilometer towards south, turns left and walks 1 kilometer, then he turns left again and walks 1 kilometer. Now he is facing, ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट आता है, नाउ ही इज फेसिंग, कहां से चालू किया, टूवर्ड्स साउथ, तो साउथ से चालू किया, लेफ्ट एंड फिर लेफ्ट, दो लेफ्ट लिया, दो लेफ्ट मतलब अपोजिट, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, तो नॉर्थ को टिक करो सी। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट से बोला रहता तो डायग्राम लगता है, नाउ इज फेसिंग को डायग्राम की जरूरत नहीं, अपन जो क्लास में शॉर्टकट सीखा है उससे कर सकते। रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, turns left, walks 12 meters, turns left again, walks, what is the direction he is now facing, again इसको शॉर्टकट आएगा, 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट से चालू, लेफ्ट लिया तो लेफ्ट लिखो, राइट लिया तो राइट लिखो, बस, तो लेफ्ट एंड राइट गेट कैंसल, वेस्ट का सेम डायरेक्शन रहेगा वेस्ट, ठीक है, तो ये भी शॉर्टकट से आएगा क्योंकि नाउ ही इज फेसिंग, ये शॉर्टकट मेथड से आ जाएगा। A car traveling from a south to north covers a distance of 8 kilometers, then turns right, runs 9 kilometer, again turns right and was stop. Which direction does it face? Now again shortcut आएगा, हाँ, साउथ टू नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, तो नॉर्थ से चालू करो, टर्न्स राइट एंड अगेन टर्न्स राइट, दो राइट मतलब अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, तो आंसर आएगा साउथ। There are 5 houses P, Q, R, S, T. P is to the right of Q, T is to the left of R, and right of P. Q is right of S. Which house is in the middle? तो इसका मैंने अरेंजमेंट करके रखा है, चेक करते हैं। 5 हाउसेस है, ओके, तो क्या दिया है पहला कंडीशन, P is to the right of Q. Q के राइट में, Q के राइट में P दिख रहा है क्या, यस। T is to the left of R. R के लेफ्ट में T है क्या, R के लेफ्ट में T है, यस। एंड राइट ऑफ P, P के राइट में और R के लेफ्ट में T है, P के राइट में R के लेफ्ट में T है। Q इज राइट ऑफ S, Q इज राइट ऑफ S, S के राइट में Q है। विच हाउस इज इन द मिडल, तो मिडल में क्या आ रहा है, P, ए ऑप्शन P, तो सीटिंग अरेंजमेंट हो जाती है SQPTR, SQPTR। 6 friends A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing towards north.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो 6 दोस्त हैं, तो 6 दोस्तों का मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बना दिया है। अब देखते हैं एक एक कंडीशन फॉलो हो रहा है क्या। फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ को देख रहे मतलब राइट मतलब राइट है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट है, साउथ रहता तो उल्टा हो जाता। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए एंड ई के बीच में सी बैठा है क्या, यस, ए एंड ई के बीच में सी। डी इज नॉट एट द एंड ऑफ, डी इज नॉट एट द एंड, तो डी एंड में नहीं है ना, एंड में एफ और बी आ रहा, तो डी एंड में नहीं है। बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के राइट में बी, ई के राइट में, ई के राइट में बी। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ इज नॉट एट द राइट एंड, राइट एंड में, राइट के एंड में एफ नहीं है, तो ये लेफ्ट के टाइप में रह सकता है। तो राइट के एंड में नहीं, लेफ्ट के इसमें रह सकता है, तो यहाँ पे लिख दिया। बट डी इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई से थर्ड लेफ्ट, ई से थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन है, डी के राइट में ए है, लेफ्ट में एफ है, तो एफ इज द आंसर बी। तो सिटिंग अरेंजमेंट आता है एफ डी ए सी ई बी, एफ डी ए सी ई बी। 6 girls are standing in a such a way that they form a circle facing to the center, सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हो। सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, पप्पू के लेफ्ट में, पप्पू के लेफ्ट में, सर ये राइट में दिखा, हाँ देखो मैंने, ये पप्पू सेंटर में दिख रहा है मतलब ये साउथ की तरफ दिख रहा है नीचे, तो नीचे जब भी देखते हैं बच्चा लोग राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट हो जाता है, तो पप्पू सेंटर में जब दिख रहा है तो वो साउथ की तरफ है मेरे डायग्राम के हिसाब से। अगर मैंने पप्पू इधर लिखा रहता निशा के जगह, तो यहां पे आता रहा सुब्बू, तो मैंने यहां पे लिखा है, जानबूझ के तुमको समझना राइट और लेफ्ट का डिफरेंस। तो क्या लिखा है, सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, पप्पू मैंने मिडल में लिखा है, तो उसके लेफ्ट में मतलब अपना राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि वो साउथ साइड देख रहा है, तो सुब्बू इधर। रेवती इज बिटवीन सुब्बू एंड निशा, तो रेवती सुब्बू एंड निशा के बीच में, तो रेवती इधर निशा इधर। अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कृथा, अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कृथा, तो कृथा इधर पप्पू इधर, दोनों के बीच में अरुणा। हु इज टू द राइट ऑफ निशा, निशा के राइट में कौन है, हाँ अभी निशा नॉर्थ की तरफ देख रही है, तो अपना राइट मतलब निशा का राइट, निशा का राइट कौन है, रेवती, तो आंसर आता है रेवती। तो ये एक्चुअली बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा हटके है, राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन हो जाता है इसके लिए। A is B's brother, C is D's father, A is B's mother, A and D are brothers. How is he related to C? देखते हैं, तो इसका डायग्राम, A is B's brother, A is B's brother, B का जेंडर नहीं पता है, B का ब्रदर A। C is D's father, C is D's father, D के फादर C है, अपने अभी अभी तक A और B और D का नाता नहीं पता है, फिर भी लिखा दिया, तो D के फादर C। E is B's mother, E is B की मॉम E है, B की मॉम E है। A and D are brothers, A and D are brothers, अगर ये दोनों भाई हो गए तो B का भाई A का भाई D, मतलब B के भी तो भाई D हो गए, तो ये तीनों भाई बहन हो गए। ओके, अब इसके पापा और इसकी मम्मी, मतलब ये तीनों के मम्मी पापा हो गए। हाउ इज E रिलेटेड टू C, हाउ इज E रिलेटेड टू C, CE क्या है, तो मम्मी पापा है, तो ये वाइफ हो गई, हस्बैंड वाइफ, डी ऑप्शन। तो ये आ गया डायग्राम। हाँ, तो अगेन अगर किसी को भी चाहिए तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके लिख सकते हो, या फिर चाहिए वर्किंग तो कमेंट सेक्शन में लिखो, नीड द वर्किंग्स मैं भेज दूंगा। अगर बच्चा लोग थोड़ा सा भी तुमको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट्स तुमको कुछ फायदा हो रहा है, प्लीज, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, हमको बहुत सुकून मिलता है, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करने से हमको लगता है कि हाँ यार ये बच्चे ने देखा है, हमने इतनी मेहनत की है, उसको कुछ तो फायदा हुआ है। तुमको कुछ नहीं, 1 सेकंड जाता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, कमेंट डाल दो कुछ जो भी अच्छा फील हुआ उसके बारे में, एंड ऑल द बेस्ट। 54, A is B's brother, C is A's mother, A is B's brother, A is B's brother, B का ब्रदर A, C is A's mother,
सी इज एज मदर, ए की माँ सी. डी इज सी इज फादर, डी इज सी इज फादर, सी के फादर डी है. ई इज बी सन, ई इज बी का सन, बी का सन ई. हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, के लिए बी कौन है? तो ये बच्चा, बच्चे का बच्चा, तो ये नाता हो गया ना, नाता नाती में से. तो दोनों में से ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन दोनों भी हो सकता क्योंकि जेंडर नहीं पता है. तो ग्रैंड डॉटर, अगर ग्रैंड सन दिया रहता तो दैट वुड हैव बीन आल्सो द करेक्ट आंसर. तो देखो ये दो, एक जनरेशन दूसरा जनरेशन, मतलब ग्रैंड डॉटर. ए इज द मदर ऑफ डी, ए इज द मदर ऑफ डी, तो डी की मदर ए एंड सिस्टर ऑफ बी. कौन सिस्टर ऑफ बी? ए. तो सिस्टर ऑफ बी. हाँ, तो ए सिस्टर ऑफ बी है, तो बी, बी का जेंडर अभी तक नहीं पता पर बी सिस्टर है. बी हैज अ डॉटर सी, तो बी को डॉटर है सी. हु इज मैरिड टू एफ, तो ये उसका हस्बैंड एफ. जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए के हस्बैंड जी. हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी डी का कौन है? हाँ, ये मॉम है, ये उसका पति है, तो ये बाप हो गया ना, तो फादर डी. चुप, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये डायग्राम है. तो ये डी कौन है? तो पत्नी का बच्चा, सॉरी बच्चे के लिए बाप. P and Q are brothers, R and S are sisters. P's son is a S's brother. How is Q related to R? P and Q are brothers, P and Q are bros. R and S are sister, R and S are sisters. P's son is S's brother, P का son is S का brother. हाँ, तो P का जो बच्चा है, P का बच्चा S का ब्रदर है, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, तीनों भाई बहन हो गए. हाउ इज Q रिलेटेड टू R, हाउ इज Q रिलेटेड टू R, R के लिए Q कौन है? तो इन तीनों के पापा कौन हो गए? P, पापा के भाई अंकल, ए ऑप्शन. डायग्राम है तुम्हारे पास. पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, अ मैन टेल हिज फ्रेंड, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ. हाँ, तो एक आदमी फोटोग्राफ में एक लेडी को देख के क्या बोला? शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ. माई फादर्स वाइफ मतलब उसकी माँ, डॉटर ऑफ द ओनली सन, तो माई फादर्स वाइफ मतलब माँ, माँ का ओनली सन मैं खुद. हाँ, डॉटर ऑफ हिज सन, इसकी बच्ची ये. हाउ इज द गर्ल इन अ फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन, ये मैन के लिए ये गर्ल कौन है? बच्ची है, डॉटर. तो आंसर ए आना चाहिए, डॉटर. तो आंसर बी दिया है, एक्चुअली मेरे ख्याल से वो रॉन्ग है. ए ऑप्शन डॉटर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, हाँ, तो पीछे बी आंसर दिया जो कि रॉन्ग है. A party consists of grandmother, father, mother, 4 sons and their wives, and 1 son and 2 daughters to each of the sons. How many females are there in all? अब देखो इसके मल्टीपल आंसर पॉसिबल है. इट्स लाइक बेट वाला गेम टाइप ट्रिक. मैं पूरे आंसर बता देता हूं, बाद में करेक्ट कैसा टिक करना है वो भी बता देता हूं. कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, तो अपने को फीमेल चाहिए, तो ग्रैंड मदर फीमेल है क्या? यस, तो ग्रैंड मदर फीमेल 1. फादर मदर, तो मदर एक 1. 4 सन एंड देयर वाइफ, तो 4 सन है उनके वाइफ्स, तो वाइफ्स फीमेल हो गए, 4 वाइफ्स. एंड 1 सन एंड 2 डॉटर्स टू ईच सन, हर बच्चे को 2 बच्चियां है, तो डॉटर 2, 4 बच्ची, मतलब 4 लोगों को 2 2 बच्चियां, तो ऐसे 8. तो टोटल कितना हो गया? 8 + 4 12 + 1 13 + 14, तो टोटल आ गया 14. तो करेक्ट आंसर शुड बी 14, बट वो है नहीं, तो पीछे आंसर 13 दिया है. तो क्या लॉजिक लगाया रहेगा मैं बोलता हूं. ग्रैंड मदर, फादर, मदर, तो देखो ग्रैंड मदर, मदर, 4 बच्चे और उनके बच्चियां, तो उनके बच्चों के लिए मदर ही ग्रैंड मदर है. ये मदर ही, देखो इन बच्चों के लिए, ये सन के लिए मदर मदर हो गई, बट इनके बच्चियों के लिए
इनके बच्चों के लिए, डॉटर के लिए, इनकी वाइफ मदर और ये मदर हो गई ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर एंड मदर डबल काउंट नहीं करना चाहिए एक ही बार, तो ग्रैंड मदर 0, मदर ग्रैंड मदर सेम रहेगी 1, 4 वाइफ और हर एक को दो दो बच्चियां, 4 इंटू 2 8, तो टोटल आता है 13। तो इस तरीके से 13 आ सकता है, बट ये जब मुझे ऑप्शन पता है इसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूं। अगर और भी लॉजिक लगाना है तो मैं इसको येड़े तेड़े तरीके से 16 भी आंसर लेके आ सकता हूं। कैसे? देखो, ग्रैंड मदर अभी क्या बोला है, एंड 1 सन एंड 2 डॉटर्स टू ईच सन्स, हर बच्चे को 2 डॉटर है, हर बच्चे को, तो ग्रैंड मदर को एक सन है, तो ग्रैंड मदर को 2 बच्चियां भी तो रहेगी ना। हाँ भाई, हाँ, तो ये याद रखो सन एंड मदर, तो ये क्या बोला है, तो इनको 2 डॉटर्स रहेंगी, तो वो अजम्पशन इससे ले लिया मैंने, ईच सन से, ये 2 डॉटर्स। हाँ, तो इनके वाइफ 4, इनको 2 2 डॉटर्स, तो देखो डॉटर 8 वाइफ 4, ये 2 डॉटर्स के बारे में बोला नहीं था पर ईच सन की वजह से वो आ गए, मदर ग्रैंड मदर एक एक, तो 16। तो भाई कितने भी आंसर ला सकते, थोड़ा सा वेग है पर ठीक है, 13 को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ इस तरीके से। हाँ, अगर एग्जाम में 14 आया और 14 ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो लॉजिकल आंसर वुड बी 13, क्योंकि ग्रैंड मदर और मदर को अपन एक ही अजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, तो 13 को टिक कर दो क्योंकि मदर ही ग्रैंड मदर बन जाएगी। श्याम गोज 5 किलोमीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से नॉर्थ मतलब ऊपर, ये स्कूल, स्कूल से नॉर्थ ऊपर ये स्कूल है 5 किलोमीटर। नाउ ही टर्न्स टू द लेफ्ट, तो नॉर्थ है तो अपना लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट, तो लेफ्ट, एंड ही गोज 10 किलोमीटर, यहां से 10 किलोमीटर गया, एंड अगेंस्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नीचे, टू 5 किलोमीटर नीचे आ गया स्कूल के एग्जैक्ट सामने। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्कूल, तो ये स्कूल से ये कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एंड विच डायरेक्शन, तो ये स्कूल से कौन से डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट, तो 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम द स्कूल, तो स्कूल के वेस्ट में 10 किलोमीटर, सी ऑप्शन। रसिक वॉक 20 meters towards north, then he turns right and walks 30 meters, then he turns right and walks 35 meters, 20 meters towards north, तो नॉर्थ की तरफ 20 meters ऊपर 20 meters, then he turns right and walks 30 meters, वहां से राइट लिया तो ए पॉइंट पे पहुंचे, ए से राइट, अब नॉर्थ साइड है तो अपना राइट उसका राइट 30 meters, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 meters, यहां से बी तक पहुंचा, यहां से राइट लिया नीचे 35, तो 20 और ये 15, तो यहाँ पे 20 और ये 15 एडिशनल, यहाँ पे सी तक पहुंचा। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब ये साउथ साइड फेसिंग है तो अपना राइट इसका लेफ्ट, तो अपने को लेफ्ट लेना है तो राइट की तरफ 15 meters, तो यहाँ पे 15। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, तो अभी ये ईस्ट की तरफ है, लेफ्ट मतलब ऊपर 15 meters ऊपर आ गया, यहाँ पे एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्ट सेम ई तक। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द एंड हाउ मेनी मीटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन, तो स्टार्टिंग पोजीशन से ये कितना दूर है, ये डिस्टेंस है 30 और ये डिस्टेंस है 15, तो टोटल हो गया 30 + 15 45, और इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या आता है, ईस्ट एंड 45, ईस्ट 45। The dash is satisfied when PAB, PBC, PCA is equals to 1. तो देखो अगर सिर्फ ये दो ही रहते तो टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये इंडेक्स नंबर का है, तो देखो ये A to B, B to C, C to A, मतलब ये सर्कल की तरफ खेल रहा है, तो सर्कुलर टेस्ट, तो दो ही रहते तो टाइम रिवर्सल टेस्ट, 3 आने की वजह से सर्कुलर टेस्ट हो गया, सी ऑप्शन। The index number of prices at a place in 2008 is 355 with 2003 as a base. This means, तो देखो बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है, 100 का नंबर कितना हो गया 355, 100 का नंबर हो गया 355, तो 100 का 355 मतलब कितना बड़ा 255 बड़ा, इंक्रीज 255, क्योंकि 100 से तो शुरुआत होती है, तो 100 से 355 मतलब 255 का इंक्रीज, ए ऑप्शन। बहुत बेसिक से पर बच्चे इसमें लफड़े कर देते। द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी 4 है, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट।
इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल अकर गिवन बाय, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये तो इंडिपेंडेंस का अपने को फॉर्मूला पता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बोथ अकर मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का अगर इंडिपेंडेंट है तो ए इंटू बी, ए ऑप्शन। अगेन मैंने बोला था ना मिनिमम एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड आते ही है। तो पहला एक आ गया था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इसी पेपर में, अब ये आ गया इंडिपेंडेंस का दूसरा, 2 क्वेश्चन तो हो ही गए फॉर्मूला बेस्ड। If P is to Q is the odds in favor of the event, the probability of the event is, odds का मतलब क्या है, सपोज हिटिंग द टारगेट, तो P is 2 बार हिट किया और सपोज 2:3 मतलब मैंने 5 बार ट्राई किया, 5 बार 2 + 3 5 बार ट्राई किया, 2 बार हिट हुआ 3 बार हिट नहीं हुआ, तो अपने को क्या चाहिए, ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी मतलब हिटिंग, हिट कितने बार हुआ 2, कितने बार ट्राई किया 5 बार, तो 2/5। तो 2/5 कैसे आया, तो 2 की जगह क्या था P और 5 कैसे आया P + Q, तो P/P + Q, सी ऑप्शन। ये भी मॉडल में मिल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड। If probability of A is 4/9, then the odd against the event A is, देखो प्रोबेबिलिटी 4/9 है मतलब कितने बार ट्राई किया 9 टाइम्स, हिट कितने बार हुआ 4, नहीं नॉट 9 में से 4 बार लगा तो कितने बार नहीं लगा 5। ऑड अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब नहीं लगने के, इवेंट ए नहीं लगा 5, कितने बार लगा 4, तो 5/4, टोटल 9 आनी चाहिए, 4 बार लगा तो नहीं लगा 5, तो 5/4। If 2 letters are taken at random from a home, what is the probability that none of the letters would be vowels? Vowels कितने इंग्लिश में 5, A E I O U, तो होम के अंदर वॉवल्स है OE, तो कॉन्सोनेंट्स हो गए H एंड M, तो अपने को एक भी वॉवल नहीं चाहिए, तो H एंड M में से चाहिए कितने 2, 2 में से कितने चाहिए, कितने सेलेक्ट किए 2 लेटर्स, तो वॉवल्स नहीं चाहिए, तो कॉन्सोनेंट्स कितने 2, 2 में से 2, 2C2 कितने लेटर्स है 4, 4C2, 2C2/4C2, तो 2C2 होता 1, 4C2 आता 6, 4 × 3/2 6, तो 1/6 इज द आंसर, ए ऑप्शन। Equations of the two lines of regressions are, then the mean of x and y are, तो रिग्रेशन की प्रॉपर्टी है, 2 रिग्रेशन लाइंस दिए उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो x और y की जो वैल्यू आती है वही x बार y बार होता है, तो मीन ढूंढना है तो अपने को क्या करना है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन क्या है 4x + 3y = -7 एंड 3x + 4y = -8। तो अभी अगर ये सॉल्व करना है तो किसी का ना किसी का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो उसको इंटू 3 करो, इसको इंटू 4 करो, इसको इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा 12x + 9y = -21, इसको अगर 4 करेंगे तो 12x + 16y = -32। तो दोनों इक्वेशन को डिडक्ट करो, ये कट जाएगा, तो -7y = +11, तो y = 11/-7। अगर y = -11/7, ये सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है तो बी को टिक करो, और अदरवाइज y की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप करो, x मिल जाएगा -4/7, बी ऑप्शन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द डैश ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ प्योर नंबर, इसको कोई यूनिट नहीं रहता, इसका मतलब इसको कोई यूनिट नहीं मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, इट्स अ प्योर नंबर, ए ऑप्शन। If the two variable x and y and variance of x and variance of y are 40, 16, 256, what is the correlation coefficient? Correlation coefficient मतलब r का फॉर्मूला क्या है, covariance by standard deviation of x into standard deviation of y, पर अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं वैरिएंस दिया है, तो वैरिएंस का रूट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फॉर्मूला क्या है कोवेरिएंस ऑफ x, y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x into स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कोवेरिएंस की वैल्यू कितनी दी है 40 डिवाइडेड बाय 16 वैरिएंस है तो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ 16, 256 वैरिएंस है तो उसका रूट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 into 16, तो 40/64, आंसर आता 0.625, बी ऑप्शन। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ, हाँ deals with quantitative data concerned with both A and B, D ऑप्शन। ये मॉडल का क्वेश्चन है थ्योरी में से स्ट्रेट फॉरवर्ड।
मैं क्लास में भी बताता हूँ पढ़ाते समय। तो कंसर्न विथ बोथ, डील्स विथ वन। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूले, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट, या फिर समेशन ऑफ x स्क्वायर बाय n माइनस समेशन ऑफ x बाय n होल स्क्वायर। तो मैं दूसरे फॉर्मूले से इसको किया हूं। ओके, तो x की वैल्यूज दी है अपने को 10 वैल्यूज है, इनके स्क्वायर भी कर लो, तो मैंने कर लिया। तो समेशन ऑफ x आता है 410, समेशन ऑफ x स्क्वायर आता है 18562, तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे अपन। तो 18562 बाय n 10 है, माइनस समेशन ऑफ x आता 410 बाय 10 होल स्क्वायर, तो 18562.2 माइनस 41 का स्क्वायर आता 1681, तो ये भी रूट के अंदर आता, तो ये अंडर द रूट 175.2, तो इसका रूट लेने के बाद आता है 13.24, तो 13.24 दैट इज 13.23 ए ऑप्शन। ठीक है, तो एग्जाम में तुमको इसको सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके, कोई मीन ढूंढ सकता है, मीन ढूंढ के भी कर सकता है, चलता, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। तो सोल्यूशन तुम्हारे सामने, स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, या पॉज करना है तो कर सकते हो। 13.24। The quartile deviation of a normal distribution with a mean 10 and standard deviation 4 is, हाँ तो क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन 10। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? 0.675 सिग्मा, तो अपने को सिग्मा चाहिए, मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया है, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.675 सिग्मा, 0.675 सिग्मा की वैल्यू कितना दी है 4, तो 0.675 इंटू 4, तो 2.7 आंसर आता है, तो 2.7 सी ऑप्शन। तो मीन तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्वार्टाइल 1 या 2 या क्वार्टाइल 1 और 3 पूछा रहता तो मीन की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है, तो आंसर 2.7, 2.675 सिग्मा, म्यू का कोई यूज नहीं है। इफ द रेंज ऑफ x इज 2, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ दिस? तो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, जब भी ऐसा दिया इक्वल टू y लिखो तो इक्वेशन बन जाता है, तो y इज इक्वल टू -3x + 50, तो range of y is coefficient of x by coefficient of y into range of x, coefficient of x 3, coefficient of y 1 into range of x 2, तो 3 by 1 into 2 आया 6, तो आंसर आया 6 बी ऑप्शन। If the quartile deviation of normal curve is 4.05, then its mean deviation is, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ नॉर्मल कर्व, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है 0.675 सिग्मा, 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 4.05, तो सिग्मा इज इक्वल टू 4.05 बाय 0.675, तो कितना आया 6, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 6, पर अपने को क्या चाहिए मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन आता 0.8 सिग्मा, तो 0.8 इंटू 6, 0.8 इंटू 6 4.8 डी ऑप्शन, तो 0.8 इंटू 6 4.8 डी ऑप्शन। The mean of first 3 terms is 14 and the mean of next 2 terms is 18. The mean of 5 numbers is, तो ये combined arithmetical mean हो गया, इसमें n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 करना है। फर्स्ट 3 टर्म इज 14, फर्स्ट 3 टर्म्स 3 इंटू 14 प्लस नेक्स्ट 2 टर्म इज 18, तो 2 इंटू 18 बाय n1 प्लस n2, 3 प्लस 2, तो 42 प्लस 36 बाय 5, तो आंसर आता 15.6 डी ऑप्शन, तो कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन था। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिस्पर्शन, डिस्पर्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय, डिस्पर्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, तो इंडिपेंडेंट मतलब होता है नॉट अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट नहीं होता ओरिजिन से, तो ए ऑप्शन ओरिजिन। If two variables are correlated, then the regression lines are, अगर two variables are uncorrelated, sorry uncorrelated मतलब कोई correlation नहीं है, मतलब जीरो है, तो regression की प्रॉपर्टी है, अगर if r is equal to 0 regression lines are perpendicular to each other,
परपेंडिकुलर, बी ऑप्शन। 1 और -1 के लिए कोइंसाइड होते हैं और 0 के लिए परपेंडिकुलर होते हैं। व्हेन p इज इक्वल टू 0.5, देन अगर p इज इक्वल टू 0.5 है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल रहेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट तुमको समझना पड़ेगा कि बाइनोमियल का क्वेश्चन है। अगर p की वैल्यू मोर देन 0.5 है तो तुम्हारा निगेटिवली स्क्यूड, लेस देन 0.5 है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, एग्जैक्ट 0.5 पे सिमेट्रिकल होता है। तो ये सब थ्योरी क्वेश्चंस है। तो मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ स्टैटिस्टिक्स में जनरली 12 से 14 मार्क की थ्योरी पूछी जाती है 40 में से। तो ये जनरल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो अच्छे खासे थ्योरी पढ़ के जाओ। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, तो सिमेट्रिकल होने से उसका स्क्यूनेस 0, ए ऑप्शन। अगेन थियरी, इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 and 2, क्यू विल बी। तो मीन क्या होता है, एनपी, मीन होता है एनपी 10, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर द रूट एनपीक्यू 2, मतलब वरायंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 4। तो क्यू का फॉर्मूला क्या है, वरायंस बाय मीन, तो वरायंस है 4, मीन है 10, तो 4/10 0.4, डी ऑप्शन। वरायंस बाय मीन कैसे, क्या वरायंस का फॉर्मूला होता है एनपीक्यू, मीन होता है एनपी, एनपी एनपी गेट कैंसल तो क्यू आता है, तो वरायंस बाय मीन, तो 4/10 0.4। विच ऑफ which one is not a condition of Poisson model? अगेन पॉइजन मॉडल क्या बोलता है कि छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, अगेन हैपन होने की और कम है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टिप, कभी भी हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशंस है, बी सी एंड डी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फेलियर इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट, फेलियर के बारे में कभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलता है। तो मॉडल के अंदर नीचे जाके कंडीशंस पढ़ेंगे तो तुमको ये कंडीशंस मिल जाएंगे, बाइनोमियल के भी 3 कंडीशंस है, पॉइजन के भी है। तो ये फेलियर के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, ए ऑप्शन। ये तीनों तुमको मॉडल में मिल जाएंगे जैसे कि वैसे। इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वैरिएंस, पॉइजन, पॉइजन का मीन क्या है यम, वैरिएंस क्या है यम, तो यूनि पैरामेट्रिक है, इसकी वजह से उसके सभी मोर और लेस सब चीजें सेम है, मोड यम है, मीन यम है, वैरिएंस यम है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन थियरी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व, अगेन ये तीसरा क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड है। तो अगर तुमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद रहता था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो ये सॉल्व होगा। क्या है, 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर द रूट 2 पाई इनटू e रेज़ टू माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। तो सीधा सीधा अगर ये फॉर्मूला याद है तो ही ये सॉल्व होगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो ये सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो फॉर्मूले में तुमको क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है, उसके जगह क्या है, तो यहाँ पे सिग्मा रहता है, तो सिग्मा के जगह क्या दिख रहा है 4, तो सिग्मा इज इक्वल टू 4। यहाँ पे म्यू होता है, म्यू की जगह क्या दिख रहा है 10, तो म्यू हो गया 10, सीधी सीधी बात है, म्यू 10 सिग्मा 4। पर पूछा क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कैसे मिलते, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, तो 10 प्लस 4 10 माइनस 4 14,6, तो ये ऑप्शन आता है ए। The total area of the normal curve is, तो total area under the normal curve probability को represent करता है, total probability is 1, A option. Stub of the table is dash part of the table describing, stub क्या होता है, अगर मैं ड्रॉ करूं टेबल, तो ये होता है बॉक्स हेड, ये होता है मेन बॉडी, और ये होता है स्टब। तो स्टब क्या होता है, ये रोज इनकी हेडिंग, जैसा रिजल्ट के अंदर सब्जेक्ट के नाम, तो वो स्टब होता है। तो स्टब क्या होता है, ये टेबल के इस साइड है, तो ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को, तो डी, लेफ्ट एंड रोज। अ पेयर ऑफ एवरेजेस हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली, ग्राफिकली जिसकी वैल्यूज डिटरमाइन किए जा सकते हैं। ओके, सो मोड किसके मदद से निकाला जा सकता है, हिस्टोग्राम, और मीडियन ओगिव कर्व्स, तो ओगिव से मीडियन मिलेगा, हिस्टोग्राम से मोड मिलेगा, तो सी ऑप्शन। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट अ मीन, तो E of x is equal to summation of px, E of x summation of px। तो तुमको x क्या दिया था, -20 -10,
30, 75, 80 प्रोबेबिलिटीज दी है, तो 3/20 मैंने सबको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो px बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका टोटल लो, तो टोटल आया 21.5, बस मल्टीप्लाई करके टोटल लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो टोटल लो, तो टोटल आती है 21.5। बी ऑप्शन बहुत ही इजी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी एक्स, तो पी इंटू एक्स का टोटल 21.5। द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस आर कॉल्ड। तो देखो टाइम रिवर्सल में भी बेस शिफ्टिंग होती है पर वो एक ही बार होता है, पर सर्कुलर में बार बार होता है। तो टाइम रिवर्सल भी करेक्ट आंसर है, सर्कुलर भी करेक्ट आंसर है, पर सर्कुलर इज मोर अप्रोप्रिएट, इसलिए सी ऑप्शन। सर्कुलर क्या करता है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, बराबर, तो मतलब 2-3 बार, जितना चाहिए उतना लंबा कर सकते हो, सर्कुलर टेस्ट। परचेसिंग पावर ऑफ मनी स्टेटेड एज प्राइस इंडेक्स। देखो जैसा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा उतने पैसे से तुम कम चीजें खरीद सकते हो। तो परचेसिंग पावर, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो परचेसिंग पावर कम होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है परचेसिंग पावर कम होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है परचेसिंग पावर कम होती है, तो ये अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, सी रेसिप्रोकल। समेशन ऑफ दिस एंड दैट, देन द लास्ट पेयर इंडेक्स। लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 Q0 by P0 Q0। तो बहुत बार P1 की जगह n लिखा रहता है, तो P1 Q0 by P0 Q0, P1 Q0 by P0 Q0 into 100। तो ये 1 भी लिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन है n दिया तो n ले लो। तो क्या दिया है वैल्यूज, 1900 by 1360, 1900 by 1360 into 100, तो 139.70, बी ऑप्शन। The difference between upper and lower limit of a class is called as class interval. Actually, correct answer is, नहीं, correct question is upper and limit, लिमिट की जगह बाउंड्री होना चाहिए। तो ठीक है, लिमिट से भी समझ में आ जाएगा, क्लास इंटरवल ही आता है। A man travels from Delhi to Agra at an average speed of 30 kilometers per hour and back at the average speed of 60 km per hour. What is the average speed? तो स्पीड के लिए क्या यूज करना है, देखो टेंडेंसी में एवरेज, तुमको एवरेज स्पीड बोलते हैं, एवरेज अरिथमेटिकल मीन लेने की इच्छा होगी, गलत है। परसेंटेज में रहा तो जीएम, स्पीड में रहा तो एचएम, तो इसका एचएम निकालना पड़ेगा। तो कितने स्पीड दी है, 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 1/30 प्लस 1/60। कैलसी पे कैसा करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू मेमोरी प्लस 2 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल्स टू, तो आ गया 40। तो इसका हार्मोनिक मीन निकालना चाहिए क्योंकि स्पीड दिया है। इफ द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100 and coefficient of variation is 45%, then the standard deviation is, तो COV का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन ने, मीन दिया है 100, COV 45%, 45% मतलब 0.45, तो COV इज 0.45, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, मीन है 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 45, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 45। तो बहुत सारे बच्चे ये 45% को भूल जाते हैं, या सीधा सीधा COV स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। If mean and standard deviation of x are a and b, what is the standard deviation of x minus a by b? तो x minus a by b ऐसे हमेशा इक्वल टू y लिखना चाहिए, x minus a by b को इक्वल टू y लिखो, तो इक्वेशन क्या बनेगा, by is equal to x minus a। तो मीन दिया है a एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है b, तो अपने को पूछा क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट b, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x b, तो b b गेट कैंसिल, आंसर आया 1, तो आंसर आता है 1। ये स्कैनर में मिल जाएगा तुमको सेम क्वेश्चन। इफ one regression coefficient is greater than 1, the other will be less than 1। क्यों, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब bxy इंटू byx अंडर द रूट इज इक्वल्स टू r। r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 1। अगर bxy इंटू byx अगर करते हैं, bxy इंटू byx अगर करते 1, अगर ये 1 लाना है, ये अगर 1 के ऊपर है, ये सपोज 2 है और आंसर 1 लाना है, तो इसको 1/2 ही करना पड़ेगा।
तो ये 1 के नीचे रहना बहुत जरूरी है। अगर एक 1 के ऊपर है तो दूसरा 1 के नीचे रहना जरूरी है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन 1 लेके आना है। तो अगर ये 1 के ऊपर थोड़ा भी गया तो आंसर 1 के ऊपर आ जाएगा, इसलिए ये 2 है तो ये 1/2 आंसर 1 आ जाता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 1, क्योंकि रेंज ऑफ आर इज -1 to 1। व्हाट इज एक्सक्लूसिव सीरीज? एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है? जो अपर लिमिट को एक्सक्लूड करे, 0 to 10, 10 to 20। तो 0 to 10 में 10 आता है क्या? नहीं, 10 to 20 में 10 आता है। तो वो 0 to 10 में ऊपर वाली लिमिट को क्या कर रहा है? एक्सक्लूड कर रहा है। वो क्या हो गया? एक्सक्लूसिव सीरीज। जो अपर लिमिट को एक्सक्लूड करता है, नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड मतलब एक्सक्लूड, वो एक्सक्लूसिव सीरीज, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करने वाला। सी, if the arithmetical mean of the two number is 64 and geometric mean is 16, the harmonic mean between them is, तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है? gm is equal to am into hm under the root। तो gm कितना दिया है? 16 is equal to am कितना दिया है? 64 into hm। तो स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो 16 का स्क्वायर 256 is equal to 64 into hm। तो hm is equal to 256 by 64, 256 by 64 आता है 4, बी ऑप्शन। When mean is 3.57 and mode is 2.13, what is the median? तो फॉर्मूला क्या है? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। मीन दिया 3.57, मोड दिया 2.13, 3 इंटू द ब्रैकेट 3.57 माइनस एक्स, तो डिफरेंस है 1.44, इनटू करेंगे तो 10.71 माइनस 3x, तो 3x इज इक्वल्स टू 9.27, तो x इज इक्वल टू 3.09, 3.09 ए ऑप्शन। ओके, तो दैट्स इट अबाउट दिस पेपर। आई होप यू एंजॉयड इट। अपन ने ऑलमोस्ट 72 टू 74 क्वेश्चंस कवर किए, जिसमें एलआर, स्टैटिस्टिक्स एंड ये सब यूज हुए। पूरे आईएमपी क्वेश्चंस एंड ये सब मैंने टिक किए। ये पेपर हमेशा इसीलिए बच्चों को मैं बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है, वेटेज मेंटेन के, और ना डिफिकल्ट है ना इजी है, मस्त पेपर है। ये तुमको कॉन्फिडेंस देके जाएगा, इसलिए सॉल्व करो। और प्लीज अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अच्छा लगा। विल क्रैक द सीए फाउंडेशन एग्जाम। मिलते हैं अगले एमटीपी पेपर के साथ।